हेलो स्टूडेंट्स। कल तक हमने MMT 1 डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों को उसमें कोई डाउट है तो एक बार आप बता दीजिए, वो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास के एंड में। और आज हम MMT 2 डिस्कस करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Yes. So, which of the following instruments is mainly used for direct linear measurement in chain surveying? So, इसका आंसर वेरी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। चेन्स आर यूज्ड फॉर चेन सर्वेइंग। थियोडोलाइट यूज होता है एंगल मेजरमेंट के लिए। डम्पी लेवल यूज होता है लेवलिंग के लिए। प्लेन टेबल यूज होता है जब हम एरिया मतलब प्लॉट करते हैं, तो उसके लिए हम प्लेन टेबल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन अगला क्वेश्चन है, रेंजिंग रोड्स आर जनरली पेंटेड इन अल्टरनेट बोन्स ऑफ। सो इसका आंसर है रेड एंड वाइट। इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेड जो होता है वो सबसे ज़्यादा विजिबल होता है, और जो वाइट कलर है वो बेस्ट कॉन्ट्रास्ट देता है रेड के साथ में। और रेड हमेशा देखा होगा वार्निंग साइंस में भी यूज़ होता है, तो वो इसलिए होता है। देन अगला है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू टेक ऑफसेट्स इन चेन सर्वेइंग। सो इसका आंसर है ऑफसेट रोड। थियोडोलाइट इज़ मेनली यूज्ड फॉर मेजरिंग। सो थियोडोलाइट का यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, bearing of line AB 48 48 degree 30 minute, bearing of line BC is 130 degree 15 minute, find the included angle। ठीक है, तो इसको हम व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। सो क्वेश्चन में हमें बोला है दो लाइन से AB एंड BC। सो उनको कैसे हम देखेंगे, एक बार देख लेते हैं। So AB line is the 48 degree 30 minutes, एंड यहाँ पर पॉइंट B है, और B टू C लाइन अगर हम देखेंगे तो इस तरह से बनेगा 133 डिग्री 15 मिनट्स। तो दिस इज द एंगल। सो हमसे पूछा है एंगल ABC क्या होगा, राइट। सो एंगल ABC कैसे फाइंड करेंगे? ये हो जाएगा बैक बियरिंग ऑफ AB माइनस फोर बियरिंग ऑफ लाइन BC। ठीक है, सो बैक बियरिंग ऑफ AB क्या होगा यहाँ से? सो इसको एक बार देख लेते हैं। बैक बियरिंग ऑफ AB ये वाला एंगल है। हाँ, इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे, दिस इज AB एंड बैक बियरिंग हो जाएगा दिस एंगल। ये क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये 48 डिग्री है, तो ये वाला एंगल, ये दोनों लाइंस पैरेलल होता है, तो 48 डिग्री 30 मिनट ये भी हो जाएगा, और ये 180 डिग्री है दिस एंगल। सो टोटल एंगल हमारे पास में हो जाएगा, बैक बियरिंग ऑफ AB हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 48 डिग्री 30 मिनट, माइनस कर देंगे 133 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 133 डिग्री 15 मिनट। सो यहाँ पे हमारे पास में बचेगा, आंसर हो जाएगा 75 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन थियोडोलाइट लेवलिंग In theodolite, leveling is done to make
तो लेवलिंग बेसिकली होता है वर्टिकल एक्सल जब ट्रूली वर्टिकल हो जाता है तो उसके लिए हम लेवलिंग यूज़ करते हैं। लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल ये ज़रूरी नहीं है, सपोज़ आपका थियोडोराइट इस तरह से है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो आपको इसको थोड़ा टिल्ट करना ही पड़ेगा, तो लाइन ऑफ साइट के लिए हम लेवलिंग नहीं करते हैं। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल तो उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। परमानेंटली फोकस्ड नहीं, वो डिपेंड करता है कि मतलब आपने इसे किस तरह से सेट किया है। और लेवलिंग बेसिकली होता है कि जैसे थियोडोलाइट है तो वो इस तरह से रहे, इसका वर्टिकल एक्सिस जो है वो इस तरह से 90 डिग्री रहे। कभी कभी थियोडोलाइट क्या होता है, इसे टिल्ट रहता है थोड़ा बहुत, तो उसे ठीक करने के लिए हम लेवलिंग यूज़ करते हैं। देन है लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर थियोडोलाइट डिपेंड्स ऑन, सो ये डिपेंड करता है वर्नियर स्केल डिवीजन पर और मेन स्केल डिवीजन पर। बेसिकली लीस्ट काउंट होता क्या है, मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। सो ये इस पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ ट्राइपॉड, साइज ऑफ रेंजिंग रोड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं, इन सब पे लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आप किस ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो उसकी स्केल पर डिपेंड करता है कि उसका स्केल किस तरह से कॉन्फ़िगर्ड है। देन आता है वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ थियोडोलाइट इज 30 मिनट्स। वन ईयर हैज़ अ 30 डिवीजन इक्वल टू 29 मेन स्केल डिवीजन, फाइंड आउट द लीस्ट काउंट। सो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय वर्टिकल वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हो जाएगा यहाँ पे 30, दोनों मिनट में है तो आंसर हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है। सो ये हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा यहाँ पे। देन डायरेक्शन रीडिंग टू पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू हमें गिवन है। एंगल हमें फाइंड करना है, पी ओ क्यू एंगल क्या होगा, ठीक है। सो पॉइंट पी हमें दिया हुआ है 75 डिग्री 30 मिनट्स पे। यहाँ मान लेते हैं पॉइंट पी है जो 75 डिग्री पर है, और पॉइंट क्यू हमें दिया हुआ है 142 डिग्री 10 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा रीडिंग ऑफ पॉइंट पी पॉइंट क्यू माइनस रीडिंग ऑफ पॉइंट पी, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में दोनों, तो इसको सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 142 डिग्री 10 मिनट 50 सेकेंड्स माइनस 75 डिग्री 30 मिनट 20 सेकेंड्स। सो यहाँ पे हो जाएगा 30 सेकेंड्स, ये हमारे पास में आ जाएगा 40 मिनट, और 75 सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये हमारा आंसर। अभी तक के क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, बस आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, एक एक बुराई में भी इसे दिया हुआ है। द इसमें लिखा हुआ है टॉप कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू वर्टिकल शाफ्ट्स आर गिवन बिलो, डेप्थ ऑफ शाफ्ट ए एंड शाफ्ट बी आर 110 मीटर एंड 185 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड इस तरह से हमें इनकी डिटेल दिया हुआ है, लेटीट्यूड दिया हुआ है, डिपार्चर दिया हुआ है, और सरफेस आर एल दिया हुआ है, ठीक है। तो शाफ्ट्स आर वर्टिकल, वो किसी भी एंगल पे नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। तो हमसे पूछा है डाउनवर्ड ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द बॉटम्स ऑफ टू शाफ्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें आर एल दिया हुआ है सरफेस का, राइट, और हमसे पूछा है जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द बॉटम्स ऑफ द टू शाफ्ट। तो इसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज अवर सरफेस, एंड वन शाफ्ट का सरफेस आर एल दिया हुआ है 260। सो सरफेस को थोड़ा टिल्टेड बनाते हैं। दिस इज अवर सरफेस, दिस इज शाफ्ट ए, यहाँ पर हम शाफ्ट बी को ले लेते हैं। ये है 260 मीटर ऑफ आर एल, और ये है 245 मीटर ऑफ आर एल। अभी हम सेक्शनल व्यू देख रहे हैं।
तो शाफ्ट्स आर वर्टिकल। अभी हमें नहीं पता कि बॉटम्स ऑफ शाफ्ट कैसे अलाइन है, वो कैसे पता करेंगे? तो हमें लेंथ ऑफ शाफ्ट दिया हुआ है, शाफ्ट बी के लिए है 185 और ए के लिए दिया हुआ है 210 मीटर, ठीक है। तो अगर इस 260 मीटर पर कोई पॉइंट है और अगर हम उसकी डेप्थ 210 मीटर है, तो आर एल ऑफ बॉटम क्या हो जाएगा? आर एल ऑफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉटम, तो आर एल ऑफ ए हो जाएगा 260 माइनस 210 दैट इज 50। सो सरफेस से 50 मीटर अबव है ये वाली शाफ्ट, ठीक है, यहाँ पे हो गया 50। सिमिलरली आर एल ऑफ बी देख लेते हैं, ये हो जाएगा 245 माइनस 185। सो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 60। तो सरफेस से ये 60 मीटर अबव है, ठीक है। तो ये सपोज यहाँ कहीं आएगा, तो लाइन जो इनको ज्वाइन कर रही है वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। अभी ये तो हो गया सेक्शनल व्यू, अब हम इसका प्लान व्यू देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रेडियंट निकालना है तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना है। अभी हमें क्या पता चला है कि इस तरह से शाफ्ट है, शाफ्ट बी का बॉटम जो है वो 60 मीटर आर एल पर है और शाफ्ट ए जो है वो 50 मीटर आर एल पर है, और ये इसको डी डिस्टेंस मान लेते हैं। अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, उसके लिए हमें लेटिट्यूड एंड डिपार्चर दिया हुआ है दोनों पॉइंट्स का, और चूंकि ये वर्टिकल है तो जो टॉप ऑफ द शाफ्ट जो कोऑर्डिनेट्स है वही बॉटम ऑफ द शाफ्ट होंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, ठीक है। 800, 120, 500 एंड 280। सो यहाँ से 800 एंड 120 ये हो गया ए, और 500 एंड 280 तो यहाँ पे कहीं बी होगा, ठीक है। और इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, ये हो गया 800 और 120 और यहाँ पे दिया हुआ है 500 एंड 280, राइट। हाँ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा दो पॉइंट्स के बीच का? सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है, 800 दोनों का जो लेटीट्यूड है उसे आप माइनस कर दो और स्क्वायर कर दो, सेम विद डिपार्चर, ठीक है। तो 120 माइनस 280 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 300 स्क्वायर प्लस ये हमारे पास में आ गया 160 स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, डिस्टेंस देख लेते हैं इसका कितना आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन है और ईस्ट डायरेक्शन है, तो थोड़ा सा गलत है ये बेसिकली माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 280 होगा यहाँ पे, इस तरह से होगा 120 माइनस माइनस 280, तो ये 400 हो जाएगा यहाँ पे। तो सिंपली डिस्टेंस हमारे पास में आ जाएगा 500 मीटर। इसको वापस से ड्रॉ कर देते हैं, पॉइंट ए इज एट 800 मीटर एंड इज 120, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट ए इस तरह से और पॉइंट बी यहाँ पे होगा 500 280 ईस्ट डायरेक्शन एंड 800 120 वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, तो सिंपली 500 मीटर आ गया। अब हमारे पास में वर्टिकल डिस्टेंस इज 10 मीटर और यहाँ पे डिस्टेंस हो गया डी, वो हो गया हमारे पास में 500 मीटर। तो ये हो गया 500 मीटर, राइट, और ये डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। तो ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट बेसिकली हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 in 50। यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, इसमें सबसे पहले आर एल ऑफ सरफेस दिया था, हमने आर एल ऑफ बॉटम निकाला, दोनों का डेप्थ को सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ से, तो बी के लिए आया 60 मीटर, ए के लिए आया 50 मीटर, ठीक है।
उसके बाद में क्या किया, दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस निकाला, हाइट डिफरेंस आया 10 मीटर, ठीक है। सो 10 मीटर इज दिस, एंड देन डिस्टेंस निकाला दोनों के बीच, तो वो आया 500 मीटर। तो सिंपली ग्रेडियंट हमारे पास में क्या हो गया, ग्रेडियंट हो गया 10 डिवाइड बाय 500, दिस इज 10 थीटा 1/50। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप ऑफ मैग्नेटिक निडल इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक निडल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो डिप ऑफ मैग्नेटिक निडल इज डिफाइंड बाय द मैग्नेटिक निडल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी कंपास को देखते हैं, कोई मैग्नेटिक निडल को देखते हैं, तो उसे होना तो हॉरिजॉन्टल चाहिए, मतलब जो कंपास का प्लेन है उसके पैरेलल होना चाहिए, बट वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होती है, और ये जो डिफरेंस होता है उसी को डिप बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज लोकल अट्रैक्शन। तो लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन होता है जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट के पास में आता है, तो उससे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक बियरिंग है वो चेंज हो जाती है, राइट। सो आयरन है, आयरन मैग्नेटिक है, तो ये तो डेफिनेटली लोकल अट्रैक्शन अफेक्ट करेगा। स्टील स्ट्रक्चर भी करेगा, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन ये भी करेगा। एज वी नो, करंट भी, करंट का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, लाइक अगर ऐसे वायर जा रहा है तो इस तरह से कुछ मैग्नेटिक लाइंस बनती है यहाँ पे, ठीक है। देन है पुअर सेंटरिंग ऑफ कंपास ओवर स्टेशन। तो ये सर्वेयर मतलब ऑब्जर्विंग एरर होता है, जैसे कि अगर थोड़ा सा लाइन ऑफ ऑब्जर्विंग थोड़ा अलग है तो हम हो सकता है रीडिंग गलत ले लें, पर इससे अट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आंसर हो जाएगा। If the forebearing of a line is 78 degree 15 minute and there is no local attraction, the back bearing in degrees will be। So forebearing of a line हमें given है 78 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इस तरह से होगा। तो बैक बियरिंग क्या होगा, तो बैक बियरिंग क्या होता है, अगर हमें बोला है लाइन ए बी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट बी पर एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और सिंपल से जो नॉर्थ है यहाँ से एंगल मेजर कर लेंगे, ये बैक बियरिंग होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसको देख लेते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री इसमें आप ऐड कर दो, जो आंसर आएगा वही अपना आंसर है। 78 डिग्री 15 मिनट प्लस 180 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और ये जाएगा 85258 डिग्री, ठीक है। द मैग्नेटिक bearing of a line was 128 degree when the declination was 2 degree 10 minute east. After 5 years, declination changed westward 8 minute per year, ठीक है, पर ईयर है, और 5 ईयर तक चेंज हुआ है। न्यू मैग्नेटिक बियरिंग इज, ठीक है, इसको देख लेते हैं। सो दिस इज अवर एक्सेस, और 2 डिग्री 10 मिनट ईस्ट की तरफ है, यहाँ पे ईस्ट हो गया, तो ये हमारा है मैग्नेटिक लाइन, ठीक है। दिस इज ट्रू, दिस इज मैग्नेटिक, और हमें एक लाइन बोला है, उसकी मैग्नेटिक बेयरिंग दिया है, मतलब मैग्नेटिक जो यहाँ पे लाइन है उससे हमें एंगल दिया हुआ है 128 डिग्री, तो ये अराउंड यहाँ पे होगा, इसे बोलते हैं ए बी। ये हमें एंगल दिया हुआ है 128 डिग्री 20 मिनट। तो ट्रू रीडिंग क्या हो जाएगी, इसकी ट्रू रीडिंग हो जाएगी ट्रू एक्सिस से, तो ट्रू रीडिंग हो गई 128 डिग्री 20 मिनट प्लस 2 डिग्री 10 मिनट, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। ये हमारी क्या है, ट्रू बियरिंग। अब हमसे बोला है कि आफ्टर 5 ईयर्स डिक्लिनेशन चेंज वेस्टवर्ड एट 8 मिनट पर ईयर, ठीक है।
तो अब क्या हो रहा है, जो डिक्लिनेशन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट 0th ईयर पे था, और 5th ईयर पे क्या हुआ, इतना एंगल ये डिप्लीट हुआ। तो कितना हो जाएगा, 1 ईयर में 8 है, तो आफ्टर 5 ईयर हो जाएगा 40 मिनट का डिक्लिनेशन। तो पहले डिक्लिनेशन था 2 डिग्री 10 मिनट, अब भी हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 डिग्री 30 मिनट, राइट। सो ये एंगल अभी कितना है हमारे पास में, ये है 40 डिग्री 40 मिनट, और यहाँ पे हो जाएगा 1 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो अभी हमसे पूछा है कि अब इसका जो मैग्नेटिक बियरिंग है वो क्या होगा। तो लाइन तो चेंज नहीं हुई है, लाइन तो वहीं की वहीं है, बस जो हमारा एक्सिस था मैग्नेटिक वाला वो चेंज हुआ है। तो टोटल हमें पता है कितना था, टोटल था 130 डिग्री 30 मिनट। तो इस एक्सिस से इसको हम हटा देते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो ये जो एक्सिस है हमारा 5th ईयर वाला यहाँ पे, तो इससे कितना हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा 130 डिग्री 30 मिनट माइनस जो इसका डिक्लिनेशन है 1 डिग्री 30 मिनट, तो ये हो जाएगा 129 डिग्री। The next question is the bearing of AB is 35 degree 30 minute and the bearing of line BC is 118 degree included angle। तो सेम क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था, जैसे कि अगर कोई भी लाइन AB इस तरह से है और यहाँ पे एक और लाइन है, ठीक है, तो इसका हमें रीडिंग दिया हुआ है 118 डिग्री। तो हम इसकी बैक बेयरिंग निकालेंगे लाइन AB की, जो हमारी पहली लाइन है, जैसे एंगल ABC पूछा है तो ABC में पहले AB आ रहा है, राइट। तो इसकी बैक बेयरिंग निकालेंगे, तो बैक बेयरिंग क्या हो जाएगी, 35 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 मिनट, और यहाँ पे ये हो गया 215 डिग्री। तो ये हमारा हो गया बैक बेयरिंग ऑफ लाइन AB, ठीक है। और लाइन BC के लिए है 118 डिग्री, तो एंगल हमारे पास में थीटा ऐसे बोल देते हैं, तो थीटा हमारे पास में हो जाएगा 215 डिग्री 30 मिनट माइनस 118 डिग्री, तो ये हो जाएगा 97 डिग्री 30 मिनट। सो यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप बता दो, और मैं जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो आप भी अगर साथ में सॉल्व करोगे तो बेटर होगा। लाइक खुद से सॉल्व करने से ज़्यादा समझ में आता है, जब आप किसी को सामने सॉल्व करते देखते हो उससे बेटर है कि आप खुद से सॉल्व करके एक बार ट्राई करो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन ऑफ लेंथ 80 मीटर हैज़ अ बेयरिंग ऑफ 60 डिग्री लेटीट्यूड इज। तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेटीट्यूड बेसिकली होता है लेंथ ऑफ अ लाइन एंड कॉस थीटा। तो लेंथ ऑफ लाइन इज 80, कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 80 इंटू 1/2, सो 40 मीटर। लेटीट्यूड इज 40 मीटर। अगर डिपार्चर पूछते तो कितना होता, डिपार्चर हो जाता एल साइन थीटा, ठीक है, तो ये हो जाता 40√3, दिस इज डिपार्चर। A line of length 100 meter has a bearing of 210 degree, the magnitude of west departure is, ठीक है। तो इसमें डिपार्चर पूछा है तो डिपार्चर हो जाएगा साइन 21 डिग्री इंटू 100, ठीक है। तो साइन 21 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे -1/2, ठीक है। साइन 210 डिग्री होता है -1/2, तो यहाँ पे -50, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 50 और डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल मेजरिंग इन एंगल बाय रेपिटेशन मेथड द इनिशियल रीडिंग वाज 20 सेकेंड, आफ्टर 5 repetition the final reading was this।
द रिक्वायर्ड एंगल इज, तो वो बोल रहा है कि पर रीडिंग मतलब कितना एंगल हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, इसको सिंपली हम डिवाइड बाय 5 करेंगे यहाँ पे। इसको मैं इस पर बता देती हूँ। सो यहाँ पे हो जाएगा टोटल एंगल measured after 5 repetition is, तो टोटल एंगल कितना होगा, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास में सिंपली आ जाएगा 213 डिग्री 45 मिनट, दिस इज द एंगल। और हमें बोला रिक्वायर्ड एंगल, रिक्वायर्ड एंगल क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 42 डिग्री 45 मिनट। आई गेस मैंने सही कैलकुलेट किया है। हाँ, 43 डिग्री 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थियोडोलाइट सर्वेइंग टेकिंग ऑब्जर्वेशंस ऑन बोथ फेस लेफ्ट एंड फेस राइट एंड देन टेकिंग देयर मीन मेनली हेल्प्स, तो जब हम फेस लेफ्ट एंड फेस राइट दोनों रीडिंग लेते हैं तो बेसिकली हम जो एरर आता है उसको मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एरर ड्यू टू इनकरेक्ट सेंटरिंग नहीं, एरर ड्यू टू रॉन्ग रेंजिंग ओनली नहीं, एरर ड्यू टू रॉन्ग बुकिंग, ये तो कोई सेंस भी नहीं बनता है। बुकिंग मतलब ये हो गया कि मतलब आपने जो आप रीडिंग लिखते हो ना नोटबुक में, उसे बुकिंग बोला है यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंटल एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड ट्रनियन एक्सिस, यस ये हो जाएगा हमारा आंसर। देन ये वाला क्वेश्चन है, ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन पी क्यू दिया हुआ है, मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है, फिर पूछा है फाइंड डिक्लिनेशन एंड ट्रू बियरिंग ऑफ क्यू आर इफ मैग्नेटिक बियरिंग इज, तो यहाँ पे हमें डिक्लिनेशन नहीं दिया हुआ है, पर हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, क्योंकि हमें लाइन पी क्यू के लिए ट्रू बियरिंग दिया हुआ है और मैग्नेटिक बियरिंग भी दिया हुआ है, ठीक है। सो इसको देख लेते हैं। 275 तो है यहाँ पे पी क्यू, ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। अब ये एंगल है 275 डिग्री, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो मैग्नेटिक बियरिंग है वो वेस्ट डायरेक्शन में होगी या ईस्ट डायरेक्शन में होगी, मतलब कि इस तरह से होगा या इस तरह से हमारा एंगल होगा, 1 और 2 बोल देते हैं। तो 2 मतलब इन द ईस्ट डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन होगा या फिर इन द वेस्ट डायरेक्शन होगा। सो अगर हमारा मैग्नेटिक बियरिंग है 278 डिग्री 30 मिनट, तो ये ज़्यादा है ट्रू बियरिंग से, तो जो हमारा आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम यहाँ से मेज़र करेंगे, इतना एक्स्ट्रा एंगल जब लेंगे तभी वो 278 होगा, राइट। तो ये हमारा हम बोल देते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या हो जाएगा, 275 डिग्री माइनस ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, सो ये कितना आ जाएगा 3 डिग्री 30 मिनट माइनस में, माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये इन द वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ये ऑप्शन, तो इससे चेक कर लेते हैं कि कोई आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये तो गुड लक है, एक ही ऑप्शन में वेस्ट दिया हुआ है और सेम आंसर मैच भी कर रहा है, तो ये हो गया। अब अगर कैलकुलेट करना है तो ट्रू बियरिंग ऑफ क्यू आर कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है 95 डिग्री 15 मिनट,
फॉर क्यू आर। तो डिक्लिनेशन है -3 डिग्री। तो मैग्नेटिक बियरिंग मान लो इसको ऐसे करना चाहिए, इस तरह से है क्यू आर, और ये हमारा कुछ एंगल इस तरह से मान लो। तो यहाँ से हमें दिया हुआ है 95, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपल सा। ट्रू बियरिंग हो जाएगा 95 डिग्री 15 मिनट माइनस 3 डिग्री 30 मिनट। तो ऑप्शन भी वैसे यही है, तो यही आंसर है 91 डिग्री 45 मिनट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ना, मतलब जैसे कभी कभार साइन वगैरह में कंफ्यूजन हो जाता है, तो बेटर है कि आप फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, और कभी कंफ्यूजन हो तो सिंपल ड्रॉ करके देख लो कैसे हो रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Magnetic bearing of AB is 350 degree and its true bearing is 355 degree 30 minute. So what will be the bearing of another line BC? तो इसको देख लेते हैं। Magnetic bearing of AB is 350 degree and true bearing is 355. तो डिक्लिनेशन हो जाएगा ट्रू bearing माइनस मैग्नेटिक bearing। सो ये हो जाएगा 4 डिग्री 30 मिनट, राइट। तो हमारे पास में डिक्लिनेशन एंगल आ गया। तो मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ बीसी हमें कितना दिया हुआ है? दिस इज मैग्नेटिक, इट इज 120 डिग्री। सो ट्रू बियरिंग हो जाएगा 4 डिग्री 30 मिनट प्लस 120 डिग्री, तो 124 30 आ जाएगा इसका आंसर। सो इसमें ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, तो ये या तो मिसमैच हो गया है। 125 दिया हुआ है, तो शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, मिस्टेक। हाँ, यहाँ पे 5 डिग्री होगा, सॉरी, यहाँ पे 5 डिग्री है। सो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेकोमीटर हैज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एक सेकेंड। So a tachometer has a multiplying constant k is equal to 100 meter, 100 सॉरी कांस्टेंट है। एडिटेटिव हो जाएगा 0.30। द स्टाफ इंटरसेप्ट ऑब्जर्व्ड विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट इज 1.5। तो एस की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1.54। सो हमसे पूछा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, तो ये सिंपली हो जाएगा के इंटू एस प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू पॉइंट 1.54 प्लस 0.30, तो ये हो जाएगा 154.3। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी सेम ही क्वेश्चन लग रहा है। ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 120 डिग्री, मैग्नेटिक बियरिंग इज 117 डिग्री 30 मिनट, फाइंड डिक्लिनेशन। तो देख लेते हैं डिक्लिनेशन क्या होगा। डिक्लिनेशन का सिंपली हो जाएगा 2 डिग्री 30 मिनट्स एंड ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ए सी, तो ये हो जाएगा 2110 प्लस 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं बता देती हूँ इसमें हमने क्या किया है। इस तरह से मैंने देखा था इसको, दिस इज 120 डिग्री और 117 दिया है, राइट। तो मतलब कि जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है वो थोड़ा सा आगे ही होगा इससे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक। सो ये हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 117 डिग्री 30 मिनट, तो यहाँ से आ जाएगा 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। उसके बाद में बोला है अगर एक लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग 2110 है, तो रिलेशन क्या होता है? ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू डिक्लिनेशन एंगल प्लस
मैग्नेटिक बियरिंग। तो बस 210 डिग्री में हमें 2 डिग्री 30 मिनट ऐड करना है। और अगर ये इन द वेस्ट डायरेक्शन होता तो इसे सब्ट्रैक्ट करते क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाता। अब अगला क्वेश्चन है, इन अ क्लोज्ड ट्रावर्स ABC, bearing are observed as follows. If declination is equal to 3 degree east, find the true bearings. So इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है, यहाँ पे वेस्ट लिखा, वेस्ट है, यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो इन द वेस्ट डायरेक्शन है। उसको देख लेते हैं। अगर डिक्लिनेशन अगर वेस्ट डायरेक्शन में है तो थीटा इज इक्वल टू -3 डिग्री। सो ट्रू बियरिंग क्या होता है? ट्रू बियरिंग होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन एंगल। तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ आई -3 डिग्री। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, जो भी बियरिंग दिया हुआ है उसमें से 3 डिग्री एंगल डिक्रीज करना है। तो 45 ये हो जाएगा 42, 117 और यहाँ पे हो जाएगा ये 222। सो ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है, 42 है, 17 नहीं है, 117 है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जियोलॉजिकल गाइड्स आर मेनली यूज्ड इन मिनरल एक्सप्लोरेशन फॉर determining exit or reserve only, identifying favorable areas for mineral occurrence, measuring calorific value, determining rock hardness only। rock hardness हम लेबोरेटरी मतलब टेस्टिंग से करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं है। मेजरिंग कैलोरीफिक वैल्यू ये भी हम टेस्टिंग के थ्रू ही जान पाते हैं, तो इसमें जियोलॉजिकल गाइड्स का कुछ इतना संबंध है नहीं। डिटरमाइनिंग एग्जैक्ट और रिजर्व, एग्जैक्ट और रिजर्व तब हम डिटरमाइन कर पाते हैं जब हमें उसकी ग्रेड वैल्यू पता होती है, डेंसिटी पता होती है और मतलब टनेज वगैरह पता होता है, वॉल्यूम एंड टनेज। तो वो तो ड्रिल होल सर्वे से ज़्यादा अच्छे से हो सकता है शायद, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। दिस इज अवर आंसर। बेसिकली जियोलॉजिकल गाइड्स क्या करते हैं, वो फॉल्ट लाइंस हो गया या फिर कुछ ऐसे ऑक्सीडाइज जोन हो गया तो वो बताते हैं कि इस एरिया में मे बी मिनरल हमें फाइंड हो सकता है। Which of the following pairs is correctly matched? So, यहाँ पे दिया हुआ है फॉल्ट लिथोलॉजिकल गाइड, गोसान सरफेस जियोमॉर्फोलॉजिकल गाइड, होस्ट होस्ट रॉक दिया हुआ है स्ट्रक्चरल गाइड और इंडिकेटर मिनरल दिया हुआ है स्ट्रेटिग्राफिक गाइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे है? फॉल्ट जो होता है वो हमें बताता है कि मिनरल डिपॉजिट मतलब स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। इस तरह से अगर फॉल्ट लाइन है तो बेसिकली क्या बता रहा है वो कि मतलब मिनरल डिपॉजिट किस तरह से फॉर्म हुआ है या फिर तो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। तो ये लिथोलॉजी के बारे में नहीं बताता है। ये जो होस्ट रॉक है, होस्ट रॉक बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह से एक रॉक है उसके अंदर यहाँ पे कुछ मिनरल है तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, राइट। तो ऑक्सीडाइज होगा तो ये उसकी लिथोलॉजी के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, मतलब कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो होस्ट रॉक बताता है। तो स्ट्रक्चरल गाइड नहीं है, ये गलत हो गया। इंडिकेटेड मिनरल मिनरलोजी के बारे में बताता है तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में अगला है एंशियंट रिवर चैनल्स कंटेनिंग प्लेसर गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ पेलियोजियोग्राफिक गाइड, वेंटिलेशन, रॉक मैकेनिक्स एंड एक्सप्लोजिव। तो इसका वैसे आंसर ये होना चाहिए, तो क्लियर है, पर मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि प्लेसर गोल्ड जो होता है ना, जैसे कोई भी रिवर है तो उसके साइड में देखा होगा कि बड़े पत्थर जो होते हैं वो सेडिमेंट्स के तौर पर उसके किनारे पर ऐसे जम जाते हैं। तो प्लेसर गोल्ड क्या होता है कि रिवर के किनारे पर मतलब कहीं जगह पे देखने को मिलता है। तो वो ये बताता है कि अगर ये एक पुरानी नदी है तो इसके आसपास ही कहीं पे गोल्ड डिपॉजिट भी होगा। ठीक है, तो अगर इसमें बोला है ना एंशियंट रिवर चैनल्स, तो वो बताते हैं जैसे हो सकता है यहाँ से पानी नहीं जा रहा, मतलब अभी रिवर की डायरेक्शन चेंज हो गई हो या फिर ये लॉस्ट हो गई हो, पर सेडिमेंट्स वगैरह जो है वो बताते हैं कि यहाँ पे मतलब मे बी गोल्ड डिपॉजिट हो सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन अगला क्वेश्चन है, इफ मिनरलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द कॉन्टेक्ट बिटवीन टू डिफरेंट रॉक टाइप्स द गाइड इज मिनरल। तो ये बोल रहा है कि अगर इट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्टेक्ट बिटवीन टू डिफरेंट, तो ये कॉन्टेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
क्लाइमेट गाइड नहीं हो सकता है, वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं हो सकता, ड्रिलिंग नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग मेथड फॉर ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल अक्रॉस द फुल विड्थ ऑफ मिनरलाइज्ड वेन एक्सपोज्ड इन एन अंडरग्राउंड गैलरी। तो अंडरग्राउंड गैलरी में एक वेन है, किसी भी डिपॉजिट की मान लो, और उसकी एक कंप्लीट विड्थ हमें पता है, तो उसके लिए बेस्ट होता है चैनल सैम्पलिंग। चैनल सैम्पलिंग में क्या होता है, हम एक इसे इस तरह से अगर स्ट्राटा है तो हम इस तरह से चैनल्स के थ्रू कुछ सेंटीमीटर अंदर डिग करके इस तरह से सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो फेस है या फिर ये जो गैलरी है, इसका ग्रेड क्या होगा अगर हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो फिर इसको आगे फिर डिसाइड करते हैं कि इसे स्टॉक करना है या प्लांट में भेजना है, तो उस तरह से। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, इसको वाइट बोर्ड पे करते हैं। हाँ, राइट, 5 डिग्री। ए और बी, ये किसका आंसर था मुझे पता नहीं है, ठीक है। चलो एक बार मैं देख लेती हूँ, बी वाला तो रिसेंटली, हाँ चैनल सैम्पलिंग होगा, बी राइट। तो इसमें बोला है, अ माइनिंग कंपनी हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 6,000 टन ऑफ मेटल। तो ये मेटल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको कितना मेटल सेल करना है, 6,000 टन। उसके बाद में बोला है, द माइन मटेरियल कंटेन्स 1.5% ऑफ द कंटेंट मेटल। तो जैसे माइनिंग से जो मटेरियल आ रहा है उसमें 1.5% ही मेटल है। मतलब अगर आप 1 टन माइन कर रहे हो तो आपको 15 kg, सॉरी 15 नहीं, इसको ऐसे देख लेते हैं, 1.5 kg आपको मेटल मिलेगा, ठीक है। अगला क्या है, प्रोसेसिंग प्लांट रिकवर 60%। मतलब अगर आप वहाँ पे कितना भेज रहे हो तो उससे 60% ही आप रिकवर कर पा रहे हो, 100% रिकवर नहीं हो रहा है। द लेयर बीइंग माइंड हैज़ अ थिकनेस ऑफ 8 मीटर एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल इज 2.4। हाउ लार्ज द प्लान एरिया इन हेक्टेयर मस्ट बी एक्सपोज्ड टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड टनेज। तो ये बोल रहा है कि जो एरिया है वो उस कितना होना चाहिए, और पूछा है हेक्टेयर में क्या होना चाहिए। तो इसका यूनिट भी यहाँ पे दिया हुआ है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो टोटल मटेरियल मान लो हमने माइन किया है, ठीक है। ये है माइंड मटेरियल। सो इस मटेरियल में से 1.5 डिवाइड बाय 100, इतना तो हमें मेटल मिल रहा है। फिर अगर ये प्रोसेसिंग प्लांट में जाता है तो 60% रिकवर होता है, ठीक है। जब भी परसेंट हो तो उसे डेसिमल में ज़रूर कन्वर्ट करना है, मतलब डिवाइड बाय 100 करना ही है। तो ये जो है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए 6,000 के, क्योंकि यही हमारा टारगेट है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा टारगेट है। तो यहाँ पे हमें टनेज पता चल जाएगा हम कितना माइन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7, 10 to the power 7 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 60। 1.5 इंटू 60 हो जाता है यहाँ पे 90, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार कितना आ रहा है, ये 2/3 हो जाएगा वैसे तो ये, हाँ। तो 10 to the power 6 टन, 6/3 2/3 हो गया, ये हो जाएगा 0.6। आई गेस मैंने कैलकुलेशन सही किया है इसका। ठीक है, सही लग रहा है, 6 7। उसके बाद में हमारे पास में डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी दिया हुआ है 2.4
स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हाउ लार्ज अ प्लान एरिया इन हेक्टर हमसे पूछा और विड्थ हमें दिया हुआ है। तो टोटल मटेरियल हमारे पास में आ गया 0.67 इंटू 10⁻⁶ टन, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हमारे पास में हो जाएगा 0.67 डिवाइड बाय 2.4 इंटू 10⁻⁶ टनेज। इसे मिलियन टन भी बोल सकते हैं। अब ये हमारे पास में वॉल्यूम हो गया। अब एक इसे बोल लो एरिया हमसे पूछा है, ठीक है। इसकी विड्थ हमें दी हुई है 8 मीटर, इस तरह से मान लो। तो इसका किसी भी क्यूब का एरिया क्या होता है? 8 इंटू वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 8 इंटू एरिया ऑफ अ सरफेस, राइट। तो ये हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम है हमारे पास में 0.67 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 2.4 और यहाँ पे दिया हुआ है 8 और ये है एरिया। तो सिंपली इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से एरिया जो आएगा वो देख लेते हैं कितना आ रहा है। इसमें बेसिकली क्यूब ही इसे मानना पड़ेगा क्योंकि आपको विड्थ दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, तो और कुछ आप मान नहीं सकते हो। ये हमारे पास में आ रहा है 34,895.833, ठीक है। ये हमारे पास में किसमें आया है? ये आया मीटर स्क्वायर में। अब हमसे बोला है आंसर हमें देना है हेक्टर में, ठीक है। तो हमें गिवन है कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। सो इसे भी 10⁴ में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सो इसका आंसर हो जाएगा 3.5। इसे बेसिकली मैंने ऐसे किया है, 10⁴ में इतना होता है तो डिवाइड कर दिया 10⁴ से यहाँ पे। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल किया था। कल MMT 1 में क्या था? स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस पूछा था। इसमें पूछा है हमसे इनवर्स डिस्टेंस। ये ट्रिक है। तो इसमें कैसे होगा ये? ग्रेड बेसिकली क्या हो जाएगा? 0.9 डिवाइड बाय डिस्टेंस 6 मीटर प्लस 0.45 डिवाइड बाय 12 मीटर 1/6 प्लस 1/12। इसे हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। हो जाएगा 1.8 प्लस 0.45 डिवाइड बाय 3। तो इसे देख लेते हैं। ये जो यहाँ पे इसे ग्रेड यहाँ पे आएगा 0.75 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने बस ये ध्यान रखना है कि मेथड कौन सा पूछा है। अगर आप यहीं पे स्क्वायर कर दोगे डिस्टेंस का तो आंसर गलत हो जाएगा। तो मेथड हमेशा ध्यान रखना है। और एक और बात, यहाँ पे ना इसमें शायद इसे फर्स्ट 0.9 है, 0.45 है। तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मानना है, तभी आपका ये आंसर आएगा। अगर आप अलग मानोगे तो आंसर अलग आएगा। नेक्स्ट है विच सैम्पलिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिनरलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ वेन्स एंड स्ट्रिंगर्स। तो इसका सिंपल आंसर है चैनल सैम्पलिंग। चैनल सैम्पलिंग बेसिकली अगर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिनरलाइजेशन है तो उसमें आप चैनल सैम्पलिंग करोगे, आपको बेस्ट उसका रिजल्ट मिलेगा। बल्क सैम्पलिंग नहीं होता है। बल्क सैम्पलिंग बेसिकली रिजर्व एस्टिमेशन के लिए होता है, तो वो यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट, विच सैम्पलिंग मेथड इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर अ क्विक अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना, क्विक अप्रोक्सीमेशन ऑफ रन ऑफ माइन ग्रेड। तो जब हमें क्विक अप्रोक्सीमेशन करना है तो हम ग्रेप सैम्पलिंग करते हैं। ड्रिल सैम्पलिंग नहीं होता है, ये हम बेसिकली बोर होल जब एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं तब होता है, तो ये तो नहीं है। डंप सैम्पलिंग डेली होता है, पर ये वेगन्स में होता है। और बल्क सैम्पलिंग होता है कि आप 500 टन ऑफ मटेरियल ले रहे हो और उससे आप देख रहे हो कितना रिजर्व आपको आपके पास है, तो वो तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ग्रेप सैम्पलिंग इसका आंसर है। हाँ, 3.4। डू वी डिवाइड द डेंसिटी बाय टन? नहीं, हम डेंसिटी को डिवाइड नहीं करते। डेंसिटी जब
भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, देखो यहाँ पे मान लो आपको जब भी आपको इसे बोले ना 1.5% तो 1 टन मान के इसे सॉल्व किया करो तो ईजी पड़ जाता है। जैसे 1 टन है तो इसमें कितने केजी हो जाएगा 1000। ठीक है, अब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 1.5। 1.5 था, मान लो 1.5 है स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इतने टनेज में इतना वॉल्यूम है, मतलब टनेज बाय ये रेशियो है बेसिकली टनेज टू वॉल्यूम का 1.5। सो यहाँ पे आपको अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम हमारे पास में हो जाएगा टनेज डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, टनेज कितना है 1000 केजी डिवाइड बाय 1.5। एक तो ये हो गया। एक आपको अगर बोला है ग्रेड ग्रेड दिया हुआ है तो ग्रेड हमेशा परसेंटेज में आता है और बहुत ही कम नंबर होता है 1.5% जैसे है। इसका क्या मतलब है 1.5 डिवाइड बाय 100। ठीक है, इतना मटेरियल आपको मिलेगा किसी भी मतलब इतना परसेंट मिलेगा 100 में से 1.5 मिलेगा, ये इसका मतलब है। तो 1 टन अगर हम लेते हैं तो उसमें होता है 1000 केजी। ठीक है, इंटू 1.5 डिवाइड बाय 100। तो ये डायरेक्ट यहाँ से और ये कैंसिल हो जाता है, तो 15 केजी यहाँ पे आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बल्क सैम्पलिंग। तो इसका मेन पर्पस होता है कि इसको हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक लेवल पर, मतलब कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हम बल्क सैम्पलिंग करते हैं। तो टू आइडेंटिफाई मिनरलाइज्ड कॉन्टेक्ट्स क्विकली, क्विकली तो बिल्कुल नहीं होता है और ये इसका आंसर नहीं है। फॉर डे टू डे हम नहीं करते, इसके लिए हम चैनल सैम्पलिंग कर सकते हैं, बल्क ग्रेप सैम्पलिंग कर सकते हैं, या फिर जैसे हम वेगन वगैरह जा रहा है जैसे डेली जो वे होता है मटेरियल जो जाता है उसमें से हम मटेरियल लेते हैं। तो ये इसका आंसर नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, नहीं इससे नहीं पता चलता है। डेवलपिंग बेनिफिशिएशन फ्लो शीट्स एंड मैक्सिमाइजिंग रिकवरी, यस। तो ये बेसिकली हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए इसको कर रहे हैं। इसमें क्या बोला है बेनिफिशिएशन फ्लो शीट्स एंड मैक्सिमाइजिंग रिकवरी, तो ये एक ही बार डिसाइड होता है, मतलब वंस इन अ ईयर या वंस इन अ फ्यू ईयर्स ये डिसाइड होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन है इन चिप सैम्पलिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली व्हाट साइज आर टिपिकली चिप्ड ऑफ। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका सिंपल 10 to 20 मिलीमीटर बाय 10 to 20 मिलीमीटर होता है, छोटे छोटे होते हैं। अब 1 to 2 mm क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही डस्ट टाइप हो जाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे, बहुत ही छोटे होंगे तो उनसे किसी भी मतलब टेस्टिंग वगैरह जो होता है लेबोरेटरी टेस्ट वो इतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पे यूनिट का थोड़ा अगर देखेंगे तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। पर अगर आपको ओनली एक ही ऑप्शन टिक करना है तो ये वाला टिक करिएगा, क्योंकि यूनिट जो है यही होती है कि उसके साइज मतलब जो साइज के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है वो मिलीमीटर होती है। तो अगर वन ऑप्शन आता है तो ये और मल्टीपल आता है तो दोनों राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा है कॉपर डिपॉजिट हैज चैनल सैंपल ग्रेड 0.2 0.5 1.2 0.9 1.8 0.4। ट्रू एवरेज ग्रेड इज 1। एक्सपेरिमेंटल वेरियोग्राम एट लेग 10 मीटर इज 0.35 एंड सिल इज 0.8। नजर इफेक्टिवली इज। सो हमसे पूछा है नज़ट वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ क्योंकि हमने कल काफ़ी सारे इसके क्वेश्चंस किए थे। तो क्या लगता है कि क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, आप बोल रहे हो सी। नहीं, आंसर तो सी है इसका, पर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप लोग बोलोगे बी, लाइक 0.8 माइनस 0.35। सो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे तो इसमें कुछ भी ज़्यादा डिटेल दिया हुआ नहीं है। तो जब लेग डिस्टेंस आपको 10 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसे ऐसा अज्यूम किया हुआ है कि ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। जैसे होता है ना कि एग्जैक्ट जीरो नहीं है, पर जैसे
अप्रोक्सीमेटली 0 के क्लोज है। अगर हम रेंज में देखें, ये रिलेटिव होता है, ठीक है? तो हम जनरली देखते हैं 100 मीटर में, ठीक है, 200 मीटर में, 300 मीटर में। तो अगर आप 10 को देखोगे तो ये रिलेटिवली क्लोज है टू द 0। सो नजेट वैल्यू बेसिकली होता है जब वो एच टेंड्स टू 0 होता है। तो हमारे पास में जो वैल्यू होता है गामा की, एच टेंड्स टू 0, वो होता है नजेट वैल्यू, ठीक है? तो अभी हमें ये दिया हुआ है 0.35, तो इसका जो आंसर होगा वो 0.35 होगा। जनरली क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि सेल दिया हुआ है 0.8 और ये वेरियोग्राम हमें दिया ही हुआ है 0.35, तो 0.45 हो जाएगा, पर वो नहीं होता है, 0.35 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर जियो स्टेटिस्टिकल एस्टिमेशन? रिगिंग ऑलवेज ओवर एस्टिमेट द मीन ग्रेड? नहीं, रिगिंग जो होती है उसका पर्पज होता है कि जो वेरिएंस है उसे मिनिमाइज करना, ठीक है? और ये ओवर एस्टिमेट भी करता है और अंडर एस्टिमेट भी करता है। मतलब अगर आपका मान लो ग्रेड आ रहा है आपका 5%, मान लो बहुत ज़्यादा वैसे तो, पर 5% आ रहा है, तो हो सकता है ये बताए कि आपको 6.5% है, और हो सकता है ये आपको बता दे 3% है। तो ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। तो रिगिंग जो है ऑलवेज ओवर एस्टिमेट करता है, दिस इज रॉन्ग, कभी कभी कर सकता है। सेमी-वेरियोग्राम provides information on spatial correlation. Yes, तो सेमी-वेरियोग्राम स्पेशियल कोरिलेशन पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये सही है। जब भी ऐसा वर्ड देखो ना, स्पेशियल कोरिलेशन, कोवेरियंस, तो वो सेमी-वेरियोग्राम किससे अगर रिलेटेड है तो वो ट्रू ही होता है। अगला है, ब्लॉक मॉडल एस्टिमेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरियोग्राम मॉडल? नहीं, अगर आप में से किसी ने सरपेक यूज़ किया है तो आपको पहले हिस्टोग्राम, वेरियोग्राम, ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, तब आप ब्लॉक मॉडल एस्टिमेट करते हो। तो ये ऑप्शन गलत है। नियरेस्ट नेबर मेथड हैज़ लोअर वेरिएंस देन रिगिंग? तो जैसे कि मैंने बोला कि रिगिंग जो है वो वेरिएंस को मिनिमाइज करता है। वेरिएंस मतलब ये है कि जो आपकी ट्रू वैल्यू है उससे आपके जो रिजल्ट है वो कितने वेरी कर रहे हैं। अगर ट्रू वैल्यू आपकी 5% है और आपका रिजल्ट आ रहा है 6.5, तो आपका वेरिएंस हो जाएगा 1.5%। तो नियरेस्ट नेबर बेसिकली क्या होता है कि जो क्लोजली स्पेस्ड सैंपल्स होते हैं, ये उस उनसे रिलेटेड है। रिगिंग क्या होता है? रिगिंग में आप कितने भी दूर सैंपल ले लो, वो आपको उनसे रिलेटेड रिजल्ट देगी विद मिनिमम वेरिएंस। तो वेरिएंस रिगिंग का लोअर होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब इसमें हमें बोला है, कंसिडर द वेरियोग्राम मॉडल, ठीक है? ये एक्सपोनेंशियल वेरियोग्राम मॉडल है, इसमें ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज हुआ है, वेयर एच इज द लेग डिस्टेंस, ठीक है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, नजेट इज इक्वल टू सी नॉट। चेक कर लेते हैं। नजेट क्या होता है? जब वैल्यू एच जो है टेंड्स टू 0 होता है। तो गामा एच की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रही है, सी नॉट प्लस सी 1 माइनस ई टू द पावर 0, राइट? ई टू द पावर 0 हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0 हो गया यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी नोट। तो यस, नजेट इज द राइट। उसके अलावा एक ऑप्शन दिया हुआ है, रेंज इज इक्वल टू अल्फा। चेक कर लेते हैं रेंज अल्फा है क्या। वैसे तो रेंज यहाँ पे कुछ होगा नहीं क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, इस तरह से ये फंक्शन है। और वन माइनस है, सॉरी, इस तरह से नहीं होगा, वन माइनस हो गया तो फिर ये इस तरह से कुछ हो रहा होगा। यस, और ये 1 है, और यहाँ पे कहीं 0 आ रहा होगा, रुको मैं ढंग से बनाती हूँ उसको। वन माइनस हमें बोला है, और सी नॉट और 1 को भी ऐड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मान लो सी नॉट प्लस सी है, और फंक्शन इस तरह से जाता है, ये इस तरह से जाएगा 1 पे यहाँ पे, तो यस, ये ऐसे जाएगा आपका फंक्शन। तो ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके फ्लैट होगा, तो रेंज वैसे अल्फा होती नहीं है, पर कंसीडर करते हैं इसको कुछ लोग, ये भी ट्रू हो सकता है आंसर।
अगला है इफ़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ 2 रुपये पर टन पर किलोमीटर, ठीक है, पर टन है, पर किलोमीटर है। प्लांट इज लोकेटेड इज 15 किलोमीटर अवे, ठीक है, तो प्लांट जो है 15 किलोमीटर अवे, तो पर टन कॉस्ट निकालना होगा तो वो जाएगा 2 × 15। तो हमारे पास में कॉस्ट आ गया 30 रुपीज़ पर टन, ठीक है। अब टोटल हमें दिया हुआ है 10,000 टन प्रोड्यूस होता है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लाख पर डे। इसको एक बार और बता देती हूँ, बस ये यूनिट का ही खेल था। कॉस्ट हमें दिया हुआ था 2 रुपीज़ पर टन एंड पर किलोमीटर ऑल्सो। तो हमने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 15 किलोमीटर से। सो यहाँ पे अभी हो गया 30 रुपीज़ पर टन। तो देन हमने दिखा डेली कितना प्रोड्यूस हो रहा है और फिर उससे मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ग्रेड ऑफ कॉपर इज 0.576% विद अ मिल रिकवरी ऑफ 85 एंड द स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग लॉसेस टू बी 1 kg ऑफ कॉपर पर टन ऑफ ओर। तो ये लॉस है 1 kg पर टन ऑफ ओर में हो रहा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सेलेबल कॉपर इन केजी पर टन कितना होगा। जब भी आपसे पूछे कि केजी पर टन है, तो अज्यूम कर लो कि आपने जो मटेरियल माइन किया है वो 1 टन है, ठीक है। और उसके बाद में इसे सॉल्व करो, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले माइनिंग होगा, फिर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग के बाद में स्मेल्टिंग हो गया। इसी का पार्ट है वैसे तो प्रोसेसिंग का, पर इसको इस तरह से दिखा देते हैं अभी। रिफाइनिंग हो गया, ठीक है, इस तरह से होगा। तो सबसे पहले माइन हुआ, तो मान लेते हैं 1 टन मटेरियल माइन हुआ है। टोटल अभी हमारे पास में 1 टन ऑफ मटेरियल। प्रोसेसिंग में कितना मेटल हमें निकलेगा वो देखते हैं हम यहाँ से। तो 1 टन इंटू 0.576 डिवाइड बाई 100, इतना हमें मेटल मिला। रिकवर कितना हुआ, ये हुआ 85%, इतना हमें रिकवर हुआ। अब ये जो टोटल रिकवर हुआ है, इसमें से 1 किलो का लॉस हो रहा है 1 kg। 1 kg यहाँ पे हमने टन में लिखा है इसे, तो या तो इसे केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, बेटर रहेगा। तो अभी यहाँ पे अभी हम लिख देते हैं 1 kg पर टन लिख देते हैं अभी के लिए, तो अभी इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसे इस तरह से लिखते हैं 1000 kg इंटू 0.576 डिवाइड बाई 100 इंटू 85 डिवाइड बाई 100 माइनस 1। तो ये हमारा जो है टोटल मटेरियल है जो 1 टन के बाद में हमें मिलेगा। तो इसे कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 8.5 इंटू 0.7576 माइनस 1। सो ये आएगा 3.896 kg, ठीक है, पर टन। 1 टन के लिए इतना आ रहा है, तो पर टन से लिख सकते हैं। तो मान लो अगर आपने 1 मिलियन टन किया है, तो यही वैल्यू मिलियन में हो जाएगी। हाँ, 38 का फोर्थ ऑप्शन, एक सेकेंड। हाँ, इसमें ये बोला है जब भी आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ोगे तो उसमें 2-3 मेथड होते हैं। रिगिंग मेथड होता है, वेरियोग्राम हो गया, नियरेस्ट नेबर हो गया, मशीन लर्निंग में भी होता है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली वेरिएंस के लिए यूज़ होते हैं। तो जो रिगिंग मेथड है ना, उसमें वो इन्वेंट इसलिए हुआ है, मतलब साइंटिस्ट, मतलब जो भी मैथमेटिशियन है उन्होंने इसे इसलिए किया है कि जो वेरिएंस है वो लोअर आए उसका। सबसे लो वेरिएंस मतलब कि सबसे ज़्यादा डेविएशन, सबसे कम डेविएशन आता है रिगिंग मेथड में, नियरेस्ट नेबर में नहीं आता है। इसका एक एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे मान लो ये सब जो है 3
3% ग्रेड के हैं, ठीक है, और यहाँ पे है 3% है, 5% है, यहाँ पे 7% है, क्योंकि इनकी डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो हो सकता है ग्रेड अलग हो, फिर वापस हो सकता है 3% आ जाए, फिर 4 आ जाए। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ वैल्यूज मिल रही है। यहाँ पे हमें मिलेगा 3, 3.1, 3.2, 3.8 मैक्सिमम मान लो। तो यहाँ से आप सोचो एवरेज कितना आ जाएगा। एवरेज मान लो आपका आ गया 3.2, ठीक है। अब हम नियरेस्ट नेबर में ये हो गया कि वो तो अपने नेबरिंग वैल्यू को देख रहा है। जैसे कि अगर 4 पॉइंट यहाँ पर है, तो वो देखेगा कि ये 4 पॉइंट जो है वो उसके आसपास दिखेगा, लेकिन मेथड में ऐसा नहीं होता, वो डिस्टेंस के हिसाब से देखता है। तो यहाँ पे 3.2 आया, पर वहीं अगर आप अब इसी से 100 मीटर देखोगे तो उसकी 5% ग्रेड है। तो 5 माइनस 3.2 करो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.8। तो वेरिएंस कितना आ गया 2.8%। यहाँ पे आप देखो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड है। तो हो सकता है इसका वैल्यू जो आ जाए वो आ जाए 4.1। तो अब अगर आप 5 से करोगे तो 0.9 आया, तो वेरिएंस कितना हो गया 0.9। तो जो रिगिंग है, रिगिंग का वेरिएंस जो होता है वो कम होता है देन नियरेस्ट नेबर मेथड। देन अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सैम्पलिंग एरर इज डिफाइंड विद। तो सैम्पलिंग एरर जो आता है डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। अगला क्वेश्चन है, this is one of the most important applications of statistical technique in industry which are based on the theory of probability and sampling। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट देखना, यहाँ पे बोला है probability and sampling are being extensively used in almost all industries such as ornament लिखा हुआ है, गलत लिखा है क्या, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। सो सैम्पलिंग से रिलेटेड जो होता है ना वो क्वालिटी कंट्रोल पे होता है, क्वांटिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। डिमांड एनालिसिस तो इकोनॉमिक वे हो गया, राइट। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी इकोनॉमिक है, तो सैम्पलिंग से उसका आप क्या ही कर लोगे। क्वांटिटी एंड क्वालिटी बचा, तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग बोला है, तो हम ये ज़्यादा मतलब क्लोज आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ बोरहोल इंटरसेप्ट कंटेन 3 ऐसे इंटरवल्स, फाइंड द कंपोजिट ग्रेड। तो मैंने कल इसके बारे में थोड़ा आपको बताया था, ये ग्रेड इनटू एट्रीब्यूट का समीशन करेंगे, डिवाइड कर देंगे समीशन ऑफ एट्रीब्यूट से। सो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं भी कैलकुलेट कर रही हूँ, मैं इसको लिख कर ही बता देती हूँ वैसे तो। ग्रेड यहाँ पे हो जाएगा 1.5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइड बाय 6। सो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 3 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ से आंसर आ गया 2। सो इसका आंसर हो गया 2%। नहीं, ये आप कौन सा लॉजिक लगा रहे हो अनिमेश। 4.8 टन के हिसाब से 1/4.8 होना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पे तो 4.8 है भी नहीं वैसे। देखो क्वेश्चन में बोला है एवरेज ग्रेड ऑफ कॉपर इज 0.576 with a mill recovery of 85% and smelting and refining loss are 1 kg। तो इसे अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो माइनिंग हमने किया, यहाँ पे देखते हैं, माइनिंग हमने किया यहाँ पे 1 टन, 1 टन में कितना हो गया, इसे केजीज में लेके चलेंगे या तो, ठीक है, 1000 केजी होता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसमें मेटल कितना है, तो मेटल हमारे पास में हो जाएगा 1 इंटू 0.576 डिवाइड बाय 100। इतना हमारे पास में मेटल है, ये अभी टन में है, ठीक है, मैंने इसे कन्वर्ट नहीं किया यहाँ पे। फिर बोला कि रिकवरी कितना है, तो रिकवरी हमारे पास में कितना दिया हुआ था 60%, 60 था ना।
85%। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 85 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 इंटू 0.576 डिवाइड बाय 100। ये मेटल था और इस मेटल में से भी ये मेटल है, ठीक है। इसमें से 85% हमें मिला। अब वो बोल रहा है कि इतना सब प्रोसेस करने के बाद में 1 kg जो है वो लॉस होता है पर टन, ठीक है, ये बोला है। तो 1 kg पर टन का मतलब क्या है, ये देखो, इसका मतलब है कि 1 टन अगर आप माइन कर रहे हो तो आपको 1 kg का लॉस होगा, ये बोल रहा है। हम तो माइन 1 टन कर रहे हैं, तो हमें लॉस कितना होगा, -1 कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे यूनिट सेम होनी चाहिए, तो 1000 कर देंगे 1 टन को, और 85 इंटू 576 डिवाइड बाय 100। तो इतना मटेरियल जो है वो हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 45। An ore zone has 4 meter thickness with 3% grade and waste has 1 meter। मतलब एक सैंपल इस तरह से लिया हुआ है। यहाँ पर 4 मीटर जो है वो 3% ग्रेड है, और वेस्ट जो मटेरियल होता है उसकी ग्रेड 0 यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि डाइल्यूटेड ग्रेड क्या होगा, तो जब ओर में वेस्ट मिल जाएगा तो ग्रेड उसकी डाइल्यूटेड हो जाएगी, क्योंकि आपके पास मटेरियल बढ़ गया पर जो ग्रेड वाला मटेरियल है वो तो 3% ही है। तो इसको कैसे करेंगे, 4 × 3 प्लस 1 × ग्रेड डिवाइड बाय 1 + 4 5। तो ये हो जाएगा 12/5। सो इसका आंसर हो जाएगा 2.4। हाँ, 2.4 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस है वो इंक्यूबेशन पीरियड से रिलेटेड है। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है कि जब आप अंडरग्राउंड माइनिंग करते हो तो कोल जो है, कोयला, ठीक है, तो हम इतना तो पता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं, राइट। ऑक्सीडेशन होता है कोल का, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट माइन करते हो, जिस दिन मतलब पहली बार जो कोल फेस है वो एक्सपोज होता है टू द एयर, एंड जब उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग स्टार्ट होता है तो उसके बीच का जो टाइम है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो हमें जो माइनिंग है वो इंक्यूबेशन पीरियड से पहले करनी होती है। अगर मान लो आपका इंक्यूबेशन पीरियड है 5 years 6 months, तो आपको आपकी जो माइन लाइफ है फॉर दैट एरिया वो 5 years 6 months से लेस देन होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हीट की वजह से उसके बाद हीट की वजह से क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो सकता है, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोल इज मेनली एसोसिएटेड विथ कोल कटिंग बाय मशीन, नहीं, हाँ, स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोल इज द टाइम इंटरवल बिटवीन माइनिंग ऑफ कोल एंड लोडिंग इनटू टन, नहीं, ये तो लोडिंग मतलब एक तरह से वन साइकिल टाइम हो गया। फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ कोल टू एयर एंड अकरेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस फायर, यस, ये हमारा आंसर हो गया। कोल फॉर्मेशन एंड एक्सट्रैक्शन नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। अगला है अ शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड इंडिकेट्स दैट preventive measures should be delayed, taken only after fire appears, taken early and strictly, or avoided completely। तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, या डी होना चाहिए। क्वेश्चन में ये बोला है कि इंक्यूबेशन पीरियड अगर कम है तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, जैसे कि अच्छा वेंटिलेशन करना, या फिर जो मशीनरीज ज़्यादा हीट जनरेट करती है, या फिर मतलब इसको बोल सकते हैं कि लेस हीट जनरेट करने वाली मशीन यूज़ करना, या फिर डिफरेंट मशीन यूज़ करना, मेथड डिफरेंट अप्लाई करना। तो कौन सा इसमें
ऑप्शन आएगा ए, बी, सी या डी। नहीं, इसका आंसर सी होगा। निमेश, आपका वो डाउट क्लियर हुआ क्या 41 वाला? अवॉइड कंप्लीटली नहीं हो सकता है, टेकन अर्ली एंड स्ट्रिक्टली होगा, क्योंकि हमें प्रिवेंटिव मेजर जल्दी जल्दी लेना होगा, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही कम है। ये 2 मंथ्स का भी हो सकता है, कहीं कहीं पे 2 महीने ऐसा होता है कि कोल एक्सपोज हुआ और आफ्टर 1 और 2 मंथ्स वहाँ पे स्पॉन्टेनियस कंबशन या फिर हीटिंग वगैरह होने लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंक्यूबेशन पीरियड इन स्पॉन्टेनियस हीटिंग? टाइम टेकन फॉर कोल टू बिकम कोक नहीं, टाइम टेकन फॉर कोल टू रिलीज मीथेन, ऑक्सीजन एक्सपोजर टू स्पॉन्टेनियस इग्निशन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच माइनिंग प्रैक्टिस हेल्प्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग? लीविंग लूज कोल, इससे तो और ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और उससे ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग जल्दी हो सकती है। अलाउइंग अनकंट्रोल्ड एयर लीकेज, ये भी गलत है। प्रॉपर सीलिंग ऑफ गोफ, यस ये होना चाहिए। गोफ बेसिकली वो एरिया होता है जो माइंड आउट हो चुका होता है अंडरग्राउंड माइनिंग में, जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्शन कर लिया है, फिर वहाँ पे जो माइन हो चुका है उसे हम गोफ बोलते हैं। तो उसकी प्रॉपर अगर सील कर देंगे तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का रिस्क जो है वो कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इंक्यूबेशन पीरियड इज मेनली डिपेंडेंट ऑन, सो ये डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए, कोल ऑक्सीडेशन टेंडेंसी एंड माइनिंग कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 52, इन spontaneous heating, heat accumulation occurs when heat generation is less than heat dissipation or it exceeds। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। जब आप हीट जो है वो जितना जनरेट हो रहा है और जितना रिलीज हो रहा है उनमें डिफरेंस आ जाता है। तो जब हीट जनरेशन एक्सीड heat dissipation। Most suitable statement about incubation period is, it is fixed for all coal seams नहीं, it is independent of ventilation conditions, it varies with coal properties and environmental condition, right। तो सेम अगर कोल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तब भी ये डिफरेंट होगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट है तब भी डिफरेंट होगा। मतलब कि अगर एक 2 माइन्स हैं, कोल माइन, और उसमें अपने यहाँ पे सेम टाइप ऑफ कोल है, सेम टाइप ऑफ सीम जा रहा है, पर यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, यहाँ पे बिल्कुल ख़राब है, तो यहाँ का जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ का इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है जितना है उतना ही रहे, और उससे 1-2 महीने या 1-2 दिन कम हो जाए, डिपेंड। अगला है, इन कोल माइन फायर स्टडीज incubation period is useful for estimating time available before spontaneous heating become dangerous। कोल कटिंग रेट नहीं होगा, ब्लास्टिंग एफिशिएंसी नहीं होगा, पंपिंग एफिशिएंसी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगला है, विच वन इज द मोस्ट करेक्ट रिलेशन? शॉर्ट इंक्यूबेशन लो फायर रिस्क नहीं, इट इज हाईली रिस्की माइन। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड हाई फायर रिस्क, शॉर्ट हाई स्पॉन्टेनियस हीटिंग रिस्क, हाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला है, इन अंडरग्राउंड कोल माइन स्पॉन्टेनियस हीटिंग इज मोर लाइकली इन फ्रेश सॉलिड कोल फेज नहीं, अभी तो ये फ्रेश ही एक्सपोज हुआ है तो इसमें भी टाइम लगेगा। वेल वेंटिलेटेड इनटेक एयरवे नहीं, गोफ एरिया कंटेनिंग ब्रोकन कोल इन लीकेज एयर, यस ये हमारा आंसर है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग जनरली गोफ एरिया में हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अ बोर्डिंग पिलर वर्किंग इज फाउंड टू हैव एन एरिया ऑफ 5000 मीटर क्यूब, एरिया इज 5000 मीटर स्क्वायर नॉट क्यूब।
The pillars are 30 meter by 18 meter and galleries are 3 meter wide. Thick seam being 2.4 meter and dip measures 1 in 6. Calculate the percentage of extraction of coal. So इसमें आपको extraction percentage of extraction of coal निकालना है. तो कल हमने एक्सट्रैक्शन रेशियो इसमें निकाला था. क्या आप बताओगे कि एक्सट्रैक्शन रेशियो से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बता दो. इसको देख लेते हैं. सो ये बोल रहा है पिलर्स पे जो एक पिलर है उसका 30 मीटर है और 18 मीटर है. ठीक है, लेंथ इज 30 मीटर और 80 मीटर विड्थ. गैलरीज आर 3 मीटर वाइड. सो यहाँ पे गैलरीज है इस तरह से. सो ये 3 मीटर है. तो हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे. ठीक है, तो ये तो हिंट था, पर अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं. इस तरह से पिलर है. ठीक है, एक और बना देते हैं. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे है 18 मीटर और ये जो विड्थ है वो है 3 मीटर. तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बेसिकली आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. ये 1.5 हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी 1.5 होगा और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी 1.5 है. सो टोटल एरिया हमारे पास में कितना है फॉर वन पिलर. ठीक है, ये हमारे पास में है यहाँ से यहाँ तक देख लो 33 इंटू 18 प्लस 3 21. और पिलर एरिया कितना है हमारे पास में, एरिया ऑफ पिलर वो है 30 इंटू 18. तो बस यहाँ से आपको एक्सट्रैक्शन रेशियो कैलकुलेट करना है. सो एक्सट्रैक्शन रेशियो हो जाएगा 33 टोटल एरिया माइनस पिलर एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया. ये आ रहा है 0.2207. इसे बोल सकते हैं 0.22 या फिर 22% बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मैच द फॉलोइंग: सिंगल ट्यूब कोर बैरल, डबल ट्यूब कोर बैरल, बोरहोल सर्वे और ईच मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो एक बार बोरहोल सर्वे से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरहोल सर्वे बेसिकली किसी भी शाफ्ट का या होल का डेविएशन फाइंड करते हैं उसके लिए होता है. तो आर में ऑप्शन आ रहा है 2. तो ऐसा हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे अभी. ठीक है, और एस में 3 आ रहा है. तो अगर आपको इस मेथड के बारे में नहीं भी पता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब आपको पता क्या होना चाहिए, सिंगल ट्यूब कोर बैरल और डबल ट्यूब कोर बैरल. ठीक है, तो हमारा एस में 3 आ रहा है तो ये ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया. अब ये बोल रहा है सिंगल ट्यूब को हम कहाँ यूज़ करना है बैरल को, सॉफ्ट एंड फ्राइबल में और होमोजीनियस में. ठीक है, तो अगर किसी को, आप लोगों ने माइनिंग मेथड पढ़ लिया है क्या? ओके, तो इसका मैं बता देती हूँ, याद रख लीजिए, जब आप पढ़ोगे तो इसमें आ जाएगा. सिंगल ट्यूब कोर बैरल जो होता है वो होमोजीनियस टाइप ऑफ, मतलब इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड. ये होमोजीनियस टाइप में यूज़ होता है. और जो डबल ट्यूब है वो सॉफ्ट और फ्राइबल रॉक में यूज़ होता है. इसको याद कर लो, जब आप पढ़ोगे तब समझ लेना इसको कैसे करते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. अगला है हमारे पास में मिनरल इन्वेंट्री. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रेड इंटरवल है 0.3 से 0.45 में
टनेज दिया है उसके बाद में, ठीक है, इस तरह से टनेज है। और मिलिंग कॉस्ट दिया हुआ है पर टन, स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है, पर टन ऑफ कॉपर मेटल है, ठीक है, यहाँ पे पर टन ऑफ ओर है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 6.5 लाख पर टन ऑफ कॉपर मेटल। तो ये बोल रहा है यूजिंग लेंस एल्गोरिथम कैलकुलेट द मिल कट ऑफ ग्रेड, ठीक है, इसको करते हैं। और ग्रेड जो है वो परसेंटेज में देना है, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज में लिखा हुआ है। सो लेंस एल्गोरिथम क्या होता है वो देखते हैं। सो ये बेसिकली बताता है कि अगर हम सेलिंग वैल्यू ऑफ मेटल टू मिलिंग स्मेल्टिंग कॉस्ट एट कट ऑफ ग्रेड इक्वल कर दें, मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस इनटू ग्रेड इज इक्वल टू बेसिकली रेवेन्यू। और इसको जब हम इक्वल करते हैं, बेसिकली जब हम रेवेन्यू को इक्वल करते हैं कॉस्ट के, तो हमारे पास में ब्रेक इवन कट ऑफ ग्रेड आती है। अभी हमें ग्रेड यहाँ पे पता नहीं है कि हमारी मेन ग्रेड क्या है, यहाँ पे कट ऑफ ग्रेड क्या है, जिसके ऊपर जो भी मटेरियल है उसे हम और बोलेंगे, और बिलो दैट मटेरियल हम बोलेंगे वेस्ट है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, रेवेन्यू को कॉस्ट के इक्वल करना है, प्लस स्मेल्टिंग इनटू ग्रेड, ठीक है। क्यों स्मेल्टिंग इनटू ग्रेड किया है, यहाँ पे कॉपर मेटल, जहाँ पे मेटल बोला है वहाँ पे आप ग्रेड मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पे और बोला है वहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे ही लिखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस स्मेल्टिंग कॉस्ट इनटू ग्रेड इज इक्वल टू मिलिंग कॉस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ग्रेड क्या हो जाएगा, मिलिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है पर टन, मिलिंग कॉस्ट हमें दिया हुआ है 3600, ठीक है। इसे डिवाइड कर देते हैं, सेलिंग प्राइस था हमारा 6.5 लाख ना, तो ये हो जाएगा माइनस कर देंगे स्मेल्टिंग कॉस्ट से। सो ये कितना आ रहा है, ये हमारे पास में आ जाएगा 3600 डिवाइड बाय 638000। सो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे परसेंटेज में लिख देते हैं, परसेंटेज में कितना आ रहा है, तो परसेंटेज में आ जाएगा ये 0.564, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो ऊपर वैल्यूज दिया हुआ था यहाँ पे, इनका मतलब इतना कुछ लेना देना था नहीं। फिर से क्लास होने वाला है, कौन सा क्लास आप बोल रहे हो? अच्छा, माइनिंग मेथड का, ठीक है, ठीक है, उसमें ध्यान से पढ़िएगा। इसको देख लेते हैं।
इसमें बोला है एन अंडर इसको बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा। An underground copper mine sends 3,000 tons of ore per day to concentrator plant having an average grade of 1.5% copper. Plant produces concentrate of 30% copper with a recovery of 92%. Calculate the solids portion of tailing generated from the plant per day in tons. सो वो बोल रहा है कि जब आप प्लांट में रिकवरी कर रहे हो उसके बाद में कितना टेलिंग जनरेट हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो जितना मेटल हम जितना मटेरियल ले रहे हैं तो उसमें से जो बच जा रहा है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। कट ऑफ ग्रेड दिया हुआ है 1.5%, ठीक है। पर डे और जा रहा है हमारा 3000 और डेली कंसंट्रेट कितना हो जाएगा, डेली कंसंट्रेट हमारे पास में हो जाएगा, एक सेकेंड, इसमें दो वैल्यू दिया हुआ है ना यहाँ पे, एवरेज ग्रेड ऑफ 1.5% एंड प्लांट प्रोड्यूसेस कंसंट्रेट ऑफ 30%। तो पहले यहाँ पे हम कौन फैक्टर फॉर्मूला होता है उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो बताते हैं। कौन फैक्टर फॉर्मूला, कौन फैक्टर जो होता है वो इक्वल्स टू होता है कंसंट्रेट ग्रेड डिवाइड बाय ओवर ग्रेड इंटू रिकवरी। ये सब परसेंटेज में है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 30, ओवर ग्रेड हमारे पास में था 1.5, रिकवरी हमें दिया था 92%, तो इसे हम लिख देंगे 0.92। देखो यहाँ पे ये परसेंट में था, ये परसेंट में था, तो इससे ये वाला यूनिट कैंसिल हो गया, पर रिकवरी को हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 पॉइंट, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है ये। सो ये हो गया 30, 1.5, 0.92, ठीक है। ये है 2174 टन्स ऑफ ओवर प्रोड्यूस्ड पर टन, ठीक है। ओर या मेटल भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद में अगला आता है कैलकुलेट डेली टेलिंग्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है 3000 टन पर डे, ठीक है। तो एक दिन में 3000 टन जा रहा है और उसमें से कितना हम यूज़फुल है वो है हमारा 0.2174। सो वो यूज़फुल हो जाएगा 652.2 टन पर डे, ठीक है। अब यहाँ पे इतना तो हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद जो बचा हुआ है वो हमारा टेलिंग्स है। टेलिंग्स बेसिकली वेस्ट होता है, उसे हम आइदर जमा कर लेते हैं या फिर अगर कोई बेटर रिकवरी टेक्नोलॉजी अगर फ्यूचर में आती है तो उसके ज़रिए हम मतलब उसे बाद में एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। लो ग्रेड मटेरियल होता है प्लस वेस्ट भी होता है, वेस्ट को अगर अलग डंप करें तो बेटर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3000 जो डेली प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से हम जो रिकवर कर रहे हैं वो हमारा है 652.2। तो यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 3000 माइनस, सो हमारा आंसर हो जाएगा 2347.8 टन्स। तो ये हमारा हो जाएगा कि इतना टेलिंग डैम में जा रहा है डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज Fe एंड करस्पॉन्डिंग नेट वैल्यू ऑफ एन आयरन ओर माइन इज गिवन। 60% पे है 4200, 64 पर है 4800, ठीक है।
Assuming net value versus grade curve to be a straight line and mining cost of waste is 1200. हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रिपिंग रेशियो। एफवी जब है 62% पे, ठीक है। सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्वेश्चन का, ठीक है। सो स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है? स्ट्रिपिंग रेशियो होता है प्राइस ऑफ ओर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वेस्ट। और वेस्ट के लिए हम जो है वो मीटर क्यूब यूनिट यूज़ कर रहे हैं, ओर के लिए हम टनेज यूनिट यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि ये रुपीज़ पर टन है यहाँ पे रुपीज़ पर मीटर क्यूब में है। जनरली स्ट्रिपिंग रेशियो इसी यूनिट में होता है। उसके बाद में देखो हमें दिया हुआ है 60% पे एनपीवी दिया हुआ है, तो 60% पे हमारे पास में है 4200 डिवाइड बाय 1200, तो ये हो जाएगा 3.5, ठीक है। 6 के पहाड़ी से हो जाएगा 7 बार, ये 6 बार 2 बार, ठीक है। तो ये हो गया 60% पे। उसके बाद में है 64 पे, तो 64 पे हमारे पास में जो आ रहा है वो है क्या है 4800 है ना। वेस्ट कोस्ट दोनों का सेम ही है, तो ये हो जाएगा 4। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर हमें पता चल जाए तो उससे हम फिर अगर 60 पता है 64 पता है, बीच में कहीं 64 62 होगा, उससे हम स्ट्रिपिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो स्ट्रिपिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एफी परसेंटेज। So A is the constant and B is the slope of this line. So इसको देख लेते हैं। 60% के लिए यहाँ पे A और B की वैल्यू क्या आ रही है? 60% पे आ रही है 3.5। मतलब इतना खास है नहीं है सवाल, इसमें बस लाइंस की इक्वेशन सॉल्व करनी है। 60 यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और अभी इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं 64% पे। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 64 इंटू बी। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन 1 एंड 2 से सॉल्व कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी। तो बी की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 0.5 डिवाइड बाय 4, मतलब 1/8 बोल सकते हैं इसको। फिर ए की वैल्यू सॉल्व करनी है अभी, तो ए क्या आएगा इक्वेशन 1 से 2 से देख लेते हैं, इजी पड़ेगा। 4 इज इक्वल टू ए प्लस 64 इंटू 1/8, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 हो गया यहाँ पे। तो ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास में -4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया यहाँ पे, वो हो गया स्ट्रिपिंग रेशियो इज इक्वल टू बी की वैल्यू आई थी 1/8 इंटू एफ ई परसेंटेज में है यहाँ पे ये -4। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। सब क्या करना है, हमें पूछा है अगर ग्रेड अगर इसका 62 पर एफी परसेंटेज अगर 62 हो जाए तो क्या होगा। तो ये सिंपली हो जाएगा 62/8 -4। यहाँ से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 31/4 -4 हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 3.75 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें देख लेते हैं, फिर ये वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगला है मेन डिफरेंस इन वीआरएम एंड ब्लास्ट होल। तो बेसिकली ये उसकी ब्लास्टिंग टेक्निक होती है, ड्रिलिंग होती है, या ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग होती है।
सो इसमें आंसर हो जाएगा ब्लास्टिंग टेक्निक। अगला है हमारे पास में बेस्ट suited mining method for thick vein massive deposit with strong ore, strong wall and steep dip। सो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ओपन स्टॉपिंग। थिक वेन्स मेसिव डिपॉजिट स्ट्रॉन्ग ओर है, स्ट्रॉन्ग वॉल से स्टीप डिप है, तो केवेबल नहीं है तो केविंग तो नहीं होगा, ठीक है। कट एंड फिल भी नहीं होगा, श्रिंकेज स्टॉपिंग भी नहीं हो सकता है, ओपन स्टॉप इसका आंसर होगा। अगला है लॉन्ग होल ड्रिलिंग विद क्रेटर ब्लास्टिंग इज यूज्ड। सो ये बेसिकली रेज के लिए यूज होती है। और लास्ट है रिल स्टॉपिंग मेथड इज अ फॉर्म ऑफ। सो रिल स्टॉपिंग जो है वो ओवरहैंड स्टॉपिंग का एक फॉर्म है। सो अभी हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो आप बता दो, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं मे बी उसको।